रिजर्वेशन कुछ विषय भी ऐसे ही है कि वो एक तो बहुत बड़ा विषय है, बहुत ज़्यादा विवादास्पद है कह सकते हैं, अति संवेदनशील है। लोग दोनों साइड पे बहुत ही या तो फॉर या उसके फेवर वाले हैं या उसके अगेंस्ट वाले बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स रखते हैं, और बहुत ज़्यादा भावनिक मुद्दा भी है। इसीलिए मेरे दोस्त ने शायद कहा कि ये एक उपद्रवी बिल्ली जैसा है, तो इसे देखो कोई कहाँ कहीं बराबर इस पे ला सकते हैं क्या। तो मुझे लगा कि ठीक है, इस विषय पे हम हमेशा बोलते तो रहते ही है कहीं ना कहीं, सो व्हाई नॉट गिव अ ट्राई टू प्रेजेंट इट इन अ ऑर्गेनाइज्ड वे टू द बेस्ट पॉसिबल एबिलिटी। तो मैं मेरे दोस्त गोठेकर जी का बहुत आभारी हूँ। वो शायद अभी आने के हैं या आ गए होंगे, पता नहीं, दिख नहीं रहे। और मेरे बाकी दोस्त जो हैं, विशेषकर मानव अधिकार संरक्षण मंच के आशीष फुलझेले, उसके सचिव, और उनकी पूरी टीम, जो हम लोग साथ में कई बार काम करते हैं, यहाँ सामाजिक कामों में लगे रहते हैं, तो उनकी तरफ से भी एक सुझाव आया कि इस विषय पे बोला जाए। और आज HRPF की वॉल से ही मैं ये बोल रहा हूँ, और आप सबका स्वागत है। तो एक्चुअली आरक्षण ये जो है, नाम थोड़ा मिसनॉमर है, लेकिन हम आरक्षण इसी शब्द के साथ चलते हैं। तो इसकी शुरुआत कहाँ हो गई? बहुत सारे लोग जो इसके बारे में चर्चा करते हैं या बात करते हैं, तो वो कहते हैं कि ब्रिटिशर्स ने डिवाइड एंड रूल की उनकी जो फिलॉसफी थी, उसके चलते इसे शुरू किया इंडिया में। सबसे पहली बात तो ये सही नहीं है कि ब्रिटिशर्स ने डिवाइड एंड रूल के लिए उन्हें कुछ ये आरक्षण देना पड़ा या देने की ज़रूरत थी। इट इज़ नॉट देयर क्रिएशन। हमारी एंशियंट इंडिया में कल्चर में ही, अगर वैदिक टाइम्स में वैदिक व्यवस्था को हम देखें, तो रिजर्वेशंस बाय एक्सक्लूजन शुरू से चलते आ रहे हैं। हमारे जो वर्ना सिस्टम हमारा है, हमारी संस्कृति का एक बहुत पुरजोर हिस्सा है, और बहुत से लोग उसमें यकीन करते हैं आज भी। उसमें ये व्यवस्था थी कि आरक्षण बाय एक्सक्लूजन, कि इसे ना दिया जाए, इसे छोड़ा जाए, ये कर सकेगा, ये नहीं कर सकेगा। एंड दैट काइंड ऑफ आरक्षण जो था, ये हमारी प्राचीन संस्कृति में शुरू से रहा है। ये व्यवस्था जो शुरुआत हुई वर्णाश्रम से, ये बाद में कास्ट सिस्टम में आके, जाति व्यवस्था में आके, वो एक तरीके से ग्रेजुएट हो गई, ऐसा समझिए। और अभी उसी के चलते ये समाज में, हमारे समाज में अनेक जातियाँ, जाति व्यवस्था, उसकी जो भी बुराइयाँ हैं वो सारी हैं, ये चल रहा है। तो ब्रिटिशर्स को, जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए, बहुत सारे जो इन्वेडर्स आए, मुग़ल आए, और बहुत सारे पुर्तगीज़ आए, स्पेनिश आए, फ्रांस वाले आए, और ये सब यूरोपियन कंट्रीज़ ने हमारे देश पे समय समय पे अतिक्रमण करके हमें, हमारे कोई ना कोई स्टेट पे उन्होंने हिस्सा कर जमा रखा था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी अपना व्यवसाय करने के लिए इंडिया में जब आई, और उसके बाद जब ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार इतना बड़ा कि उसे ब्रिटिशर्स को लगा, कि ब्रिटिश साम्राज्य को लगा कि अभी ईस्ट इंडिया कंपनी ये भारत का व्यवसाय संभाल नहीं सकती, इसलिए उन्होंने यहाँ की सत्ता अपने हाथ में ली। तो जब उन्हें सत्ता करने की नौबत आई, तो नेचुरली कि उन्हें यहाँ की सोशल व्यवस्था पे भी अपनी सत्ता दिखानी थी,
और समय समय पे उनको अपना सिविल मैटर्स में भी जजमेंट्स देने ज़रूरी थे। तो वैरेन हेस्टिंग्स जो पहले गवर्नर जनरल थे, उन्होंने एक ऑर्डिनेंस निकाला कि सिविल मैटर्स में जो भी मसले होंगे मुसलमानों के बारे में वो शरीयत से चलेंगे, तय किए जाएंगे, और बाकी लोगों के लिए, जिसके लिए उन्होंने शब्द इस्तेमाल किया था गेंटूज और जेंटूज, जीई से स्टार्ट होता है जेंटूज, यानी कि मुसलमान छोड़ के बाकी जो भी प्रजा थी उसमें हिंदू यह शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ था, ये विशेष रूप से ध्यान में रखना है। तो जेंटूज के लिए उन्होंने कहा कि शास्त्रज विल बी द लॉज टू डिसाइड अबाउट योर सिविल मैटर्स। तो जब शास्त्रज की बात आई 1772 में, तो नेचुरली उस समय का जो एलिट क्लास था, प्रिस्ट्स कम्युनिटी, ब्राह्मण्स जिसको कह सकते हैं, और राजपूत या जो भी एलिट क्लास था जिनका सत्ता के पास उनकी पहुंच हुआ करती थी, उन्होंने मनुस्मृति उन्हें ऑफर कर दिया कि ये मनुस्मृति यही हमारा शास्त्र है और इस शास्त्र के हिसाब से ही सिविल मैटर्स में फैसले दिए जाए। और उसका बाकायदा ट्रांसलेशन हुआ। विलियम जोन्स नाम के व्यक्ति ने उसका ट्रांसलेशन किया 1776 में, और एक तरीके से उसका नाम रखा गया मानव धर्म शास्त्र। और मानव धर्म शास्त्र के हिसाब से यहाँ के सिविल मैटर्स पे ब्रिटिशर्स जजमेंट्स देने लग गए। तो व्यवस्था ऐसी हुई कि धीरे धीरे जो नॉन मुस्लिम्स थे उनके बारे में व्यवस्था देने का, न्यायिक व्यवस्था जो थी वह मानव धर्म शास्त्र यानी कि मनुस्मृति की तरीके से चलती थी। और चूंकि वही कहती थी कि ये विशिष्ट जातियाँ या ये लोग ये काम नहीं कर सकते, वो नहीं काम कर सकते, वो पढ़ नहीं लिख सकते, तो उसी व्यवस्था को अंग्रेज़ों ने कायम रखने की कोशिश की। क्यों? क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि कोई पावरफुल जो कम्युनिटी है किसी देश की जहाँ पे वो राज्य कर रहे हैं उसको नाराज़ किया जा सके। तो ये व्यवस्था चलती रही। जैसे जैसे समय बढ़ते गया, कॉर्नवेलिस नाम के एक जो व्यक्ति आए, उन्होंने कहा कि भाई अभी हमारा ये जो बढ़ रहा है तो इसे हमें कैसे हम संभालें। इसलिए उन्होंने कहा कि हमारे राज्य शासन चलाने के लिए गवर्नमेंट जॉब्स में केवल अंग्रेजी स्पीकिंग लोग ही आ सकेंगे, बाकी लोगों के लिए हम जॉब नहीं दे सकेंगे, क्योंकि सत्ता में जो सत्ता चलाने के लिए जो उन्हें अफसर चाहिए थे उसके लिए आवश्यक था कि उनकी भाषा समझने वाले लोग उनके ऑफिसर बने। उसके बाद मैकॉले आए। मैकॉले का चाहे कितना भी मखौल हम उड़ाते हैं आजकल कि उन्होंने हमारे देश में अंग्रेजी लाई, हमारी संस्कृति को भ्रष्ट किया, हमारा ये हुआ, हमारा वो हुआ, लेकिन मैकॉले ने जब अंग्रेजी कंपलसरी की तो अंग्रेजी सीखने वालों का सबसे बड़ा वर्ग था तब का एलिट क्लास। बाकी जो बैकवर्ड कास्ट थी वो तो कहीं गिनती में आती नहीं थी, दे वर इररिलेवेंट पॉपुलेशन। तो मुस्लिम्स में नवाब्स थे, लैंडलॉर्ड्स थे, नॉन मुस्लिम्स में ऊंची जातियां थी जिनके पास रिसोर्सेज थे, पहुंच थी, और वह अंग्रेजी की पढ़ाई करके जब गवर्नमेंट ने अपने ब्रिटिश सरकार में कुछ जो सरकारी पब्लिक सर्विसेज ओपन हुई तो ऑब्वियसली उनको पहला चांस मिला। तो ये जो रिजर्वेशन इन पब्लिक सर्विसेज या रिजर्वेशन इन पब्लिक डिसीजन मेकिंग, ये जो प्रोसेस इनिशिएट हुआ ये बाय एक्सक्लूजन चलते रहा, बाय एक्सक्लूजन कि ये जातियां नहीं आ सकती, बाय सर्कमस्टेंसेस और बाय लॉ। पहले तो लॉ से हुई, बाद में सर्कमस्टेंसेस से हुई, हम आएंगे उस पर। तो
एफ्लुएंट क्लास जो था इंडिया का, वो एफ्लुएंट क्लास उनकी तरक्की in terms of standards of living, in terms of wealth creation, in terms of social mobility, उनकी तरक्की होती रही। और जितनी उनकी तरक्की होती रही उतना ही नीचे बाकी समाज जाता रहा, क्योंकि दुनिया तो आगे बढ़ रही थी, लेकिन ये जो दूसरा समाज था उनकी तरक्की की दृष्टि से उनमें कोई खास सुधार हो नहीं रहे थे। तो रिजर्वेशन ये अंग्रेज़ों ने कतई नहीं लाया, ये बाय एक्सक्लूजन हमारे यहाँ शुरू से चलता रहा। बाद में जैसे जैसे समाज में जागृति आई, कुछ नए थिंकर्स आए, जिसमें कि एक महात्मा ज्योतिबा फुले, जिन्होंने अंग्रेज़ों के समय जो डिप्रेस्ड क्लासेस थे, जिनको हम आजकल SC ST कहते हैं या OBCs कहते हैं, उनकी पढ़ाई के लिए बड़ा संघर्ष किया और उनके लिए स्कूल्स खोलने के लिए, हॉस्टल्स खोलने के लिए अंग्रेज़ों के पीछे आग्रह किया। और खुद भी महिलाओं के शिक्षण की पहली पाठशाला महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले इन्होंने स्टार्ट की। और शिक्षा का इस तरीके से जब प्रसार शुरू होते रहा, उन्हें कोई आवाज़ मिली इन समाजों के लिए जो एलिट क्लास नहीं बन पाए थे, तो उनको आगे चल के रिजर्वेशन बाय इंक्लूजन इसमें तब्दीली धीरे धीरे मिलती गई। बाबा साहब ने जब वो अपने खुराजान पे आ गए सोशल वर्क पे, तो डेमोक्रेसी की एक बड़ी अच्छी व्याख्या की। वो कहते हैं, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, वो कहते हैं कि डेमोक्रेसी इज मोर देन अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इट इज़ प्राइमरीली अ मोड ऑफ एसोसिएटेड लिविंग ऑफ कॉन्जॉइंट कम्युनिकेटेड एक्सपीरियंस। साथ में सहजीवन, साथ साथ जीना, मिलजुल कर जीना, इसी का नाम डेमोक्रेसी हो सकता है। अगर ये नहीं है तो फिर वो डेमोक्रेटिक व्यवस्था नहीं हो सकती। और इसलिए इंक्लूजन या प्रतिनिधित्व, रिप्रेजेंटेशन, ये ज़रूरी होता था। और धीरे धीरे रिजर्वेशंस फॉर रिप्रेजेंटेशन का एक जो इसी दरमियान जब यहाँ अंग्रेज आने के ही थे, तो जो रोम में व्यवस्था चालू हुई थी, उसको जो इंक्लूजन की व्यवस्था रोम में स्टार्ट हुई, उसको धीरे 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 आगे पूरे दुनिया में फैलती गई, इंडिया में भी आ गई। तो इंडिया में, भारत में सबसे पहले रिजर्वेशन बाय इंक्लूजन या रिजर्वेशन फॉर रिप्रेजेंटेशन डिसीजन मेकिंग में या पब्लिक सर्विसेज में ये रिप्रेजेंटेशन का बड़ा अहम महत्व है। इस पे हम आगे चल के चर्चा करेंगे, कुछ उदाहरण भी दूंगा मैं, लेकिन मैं थोड़ा हिस्टोरिकल जेनेसिस इसका बताना चाहता हूँ कि इंडिया में रिजर्वेशंस की, अगर ये कहे कि रिजर्वेशन बाय एक्सक्लूजन को हम छोड़ दें, तो रिजर्वेशन बाय इंक्लूजन की शुरुआत 1902 में पहली दफ़ा कोल्हापुर संस्थान के महाराजा छत्रपति शाहू महाराज ने की। कोल्हापुर के शाहू महाराज, बड़ौदा के सयाजीराव गायकवाड़ और मैसूर स्टेट के जो प्रिंस थे, राजा थे, ये कुछ गिनी चुनी स्टेट्स थी जो बड़ी प्रोग्रेसिव थी और सोचती थी कि समाज में हर एक को आगे बढ़ने की तरह समान संधि मिलनी चाहिए, उसे हम किसी चीज़ में एक्सक्लूड नहीं कर सकते और नहीं करना चाहिए। तो 1902 में पहली बार छत्रपति शाहू महाराज ने 50% रिजर्वेशन किया फॉर नॉन ब्राह्मण्स। उन्होंने ये SC ST या मुस्लिम या कोई माइनॉरिटीज ये वो ऐसा कुछ ना रख के, ब्राह्मण्स के अलावा जो भी कम्युनिटीज़ थी उनके लिए 50% रिजर्वेशन किया, क्योंकि बाकी 50% में मोटे मोटे तौर पे मैक्सिमम ब्राह्मण्स का कब्जा था ही। तो
तो बाकी सब लोगों को भी पब्लिक सर्विसेज में या स्टेट की सर्विसेज में काम करने का मौका मिले, इसलिए पहली बार कोल्हापुर के राजा छत्रपति शाहू महाराज ने 1902 में रिजर्वेशन की व्यवस्था की। 1909 और 1919 की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में बाद में रिजर्वेशंस माइनॉरिटीज़ के लिए एक्सेप्ट हुए। इस बीच 1918 में बड़ी एक मज़ेदार व्यवस्था ऐसी थी मैसूर स्टेट में कि मैसूर स्टेट में, मैसूर कर्नाटका में आता है, लेकिन लगभग वहाँ के सारे जॉब्स पब्लिक सर्विस में, गवर्नमेंट जॉब्स, वो तमिल ब्राह्मण्स के हाथ में थी। ब्राह्मण्स बट तमिल ब्राह्मण्स। तो मैसूर के राजा को किसी ने सलाह दी कि अगर कर्नाटका के कन्नडिगा के ब्राह्मण्स को भी कुछ यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए, ये तो कर्नाटका का स्टेट है, कन्नड़ा स्पीकिंग स्टेट है। तो पहली बार 1918 में मैसूर के राजा ने कोटा इंट्रोड्यूस किया और कुछ सीटें उन्होंने कन्नडिगा ब्राह्मण्स को, कुछ लिंगायत्स को, कुछ वोक्कलिगज को और कुछ अनटचेबल्स के लिए भी उन्होंने वहाँ पे रिजर्व की। और इस तरीके से वहाँ पे एक रिजर्वेशन की परंपरा पहले कोल्हापुर स्टेट में स्टार्ट हुई, फिर मैसूर में स्टार्ट हुई। बड़ौदा के जो छत्रपति सयाजीराव गायकवाड़ थे, उन्होंने रिजर्वेशन देने का कहीं उल्लेख तो नहीं आ रहा, लेकिन उन्होंने स्कॉलरशिप्स देकर बड़े पैमाने पर लोगों को एजुकेशन के लिए एनकरेज किया, अनटचेबल्स जो बाकी एक्सक्लूडेड कम्युनिटीज़ थी उनके लिए। और उसका सबसे बड़ा उदाहरण है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। तो ब्रिटिश इंडिया ने भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत 1909 और 1919 में मुस्लिम्स के लिए रिजर्वेशंस दिए। तो अंग्रेज़ों की ये जो इंग्लिश लैंग्वेज की जो नीति थी और कंपलसरी जो हो गई थी, और एजुकेशन की फैसिलिटीज़ एक विशिष्ट समाज को जो मिलती थी और बाकी समाज उससे नेसेसरीली अलग रखा जाता था, उनके लिए डिनाई होता था। तो स्वाभाविक है कि एक विशिष्ट समाज रचना हमारे देश में बन गई कि अपर कास्ट जो थी वो पहले से ही जो पावरफुल थी वो और भी ज़्यादा पावरफुल हो गई। मुस्लिम्स में भी उन्होंने शुरू में बड़ी गलती की कि अंग्रेजी शिक्षा के लिए, अंग्रेजी पढ़ाई के लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा उत्सुकता नहीं दिखाई। अपनी पर्शियन, अरबी, उर्दू भाषा, इस पे ज़्यादा वो डिपेंड रहते रहे, मदरसा की स्कूलिंग रहती रही। तो अंग्रेजी सीखना उनका थोड़ा कम हुआ, लेकिन उनमें भी कई कम्युनिटीज़ ऐसी थी जो नवाब थे, लैंडलॉर्ड्स थे और काफ़ी एलीट कम्युनिटीज़ थी। तो उनमें से भी कोई विशेष क्लासेस आगे आई गए थे। लेकिन जो मोटे पैमाने पे मासेज जिसको कहते हैं कि बड़ी संख्या में जो एक पॉपुलेशन थी, वो या तो अनपढ़ थी, इग्नोरेंट थी, और उनका लाइवलीहुड बहुत नीचा था, अनस्किल्ड थे, और उनका कोई रेलेवेंस पूरे समाज में था ही नहीं। 1891 का जो सेंसस हुआ है उसके बारे में ये कहा जाता है कि केवल 15% जनता 1891 में, केवल 15% पॉपुलेशन ऑफ इंडिया वाज एजुकेटेड। रेस्ट 85% people were uneducated, not counted anywhere in any of the decision making process. उनके लिए कोई आवाज़ ही नहीं थी और उनकी तरफ से कोई बोलने वाला भी नहीं था कि हम क्या उनके हित के लिए क्या किया जाए, जब तक डॉक्टर अंबेडकर होराइजन पर नहीं आए। तो डॉक्टर अंबेडकर आने के बाद 22 साल की उम्र में उन्होंने सबसे पहले साउथबरो कमीशन को रिप्रेजेंटेशन दिया कि ये जो डिप्रेस्ड क्लासेस हैं, वो डिप्रेस्ड क्लासेस कहते थे। इवेंचुअली दे हैव गॉन टू बी नोन एज
SCs, OBCs एंड STs। लेकिन उन्होंने एक जो अपना रिप्रेजेंटेशन दिया है कि ये एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है इस देश की जो जिनको कोई वॉइस नहीं है और जिनका कोई किसी समाज में, किसी निर्णय प्रक्रिया में, किसी तरह की पॉलिसी मेकिंग में इनके लिए कोई आवाज़ नहीं है, तो इनको प्रतिनिधित्व दिया जाए। 1928 में उन्होंने सबसे पहले अपना एक निवेदन दिया, बाद में साइमन कमीशन को भी दिया और बाद में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेज में इस बात को बड़े ज़ोर शोर से उठाया और तब जाके जब कम्युनल अवार्ड आया तो 1932 में, उसकी हिस्ट्री में मैं नहीं जाऊंगा, 1932 में जो पूना पैक्ट हुआ, उस पूना पैक्ट में पहली बार डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए पॉलिटिकल रिजर्वेशंस और जॉब्स में रिजर्वेशन की व्यवस्था हुई। पूना पैक्ट कहता है जॉब्स के बारे में कि एवरी एंड्यूअर शैल बी मेड टू सिक्योर फेयर रिप्रेजेंटेशन इन पब्लिक सर्विसेज फॉर द डिप्रेस्ड क्लासेस, फेयर रिप्रेजेंटेशन इन पब्लिक सर्विसेज। तो ये जो हम रिजर्वेशन की बात पे, जब रिजर्वेशन की बात आती है तो बहुत बार उसका ये आता है कि भाई इनको क्यों ये दिया जाए, ये तो अभी इनकी तरक्की भी हो गई, इकोनॉमिकली आया, ये इश्यूज़ को हम बाद में टच करते हैं। लेकिन रिप्रेजेंटेशन के लिए रिजर्वेशन, ये उसका अहम उद्देश्य था, प्रतिनिधित्व के लिए, ना कि किसी की गरीबी दूर करने के लिए या किसी को जॉब नहीं है उसको जॉब दिलवाने के लिए, उसके लिए नहीं था। ये था कि हमारे पब्लिक सर्विसेज में प्रतिनिधि बने हुए आने चाहिए इस समाज से, इन समाजों से जो वंचित रहे, इसलिए ये व्यवस्था हुई और पूना पैक्ट में भी उसे एक्सेप्ट हुआ। 1934 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पूना पैक्ट के रिकमेंडेशंस को एक्सेप्ट किया और पॉलिटिकल रिजर्वेशंस तो ऑब्वियसली शुरू हो गए, लेकिन जो सर्विसेज, पब्लिक सर्विसेज के रिजर्वेशंस थे उसके बारे में ब्रिटिश गवर्नमेंट कहती है कि नो पर्पज विल बी सर्व्ड by offering a separate quota within the Hindu community in public services for because there is no education, there won't be anybody eligible। ब्रिटिश सरकार ने रिजर्वेशंस की बात सभी माइनॉरिटीज के लिए मान ली, हिंदू एज अ वन पर्टिकुलर क्लास उनके लिए भी मान ली, लेकिन विद इन हिंदू कम्युनिटी जिसके ऊपर पूना पैक्ट बना था उसमें ब्रिटिश सरकार ने इसलिए नहीं एक्सेप्ट किए रिजर्वेशंस फॉर डिप्रेस्ड क्लासेज, या यूँ कहिए कि SC STs, क्योंकि उससे कोई मतलब, कोई मकसद हल नहीं होने वाला था। मकसद इसलिए नहीं हल होने वाला था कि रिजर्वेशन तो रख लेंगे लेकिन कोई लेने वाला ही नहीं रहेगा, क्योंकि किसी को एजुकेशन नहीं थी। तो ये अभी ब्रिटिशर्स का डिसीजन था या उनके डिसीजन मेकिंग को जो इन्फ्लुएंस करते थे भारतीय लोग, उनका डिसीजन था, ये तो कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन ये वस्तुस्थिति है कि ब्रिटिशर्स ने जॉब्स में रिजर्वेशंस को उस समय मना किया क्योंकि तब कोई पात्रता नहीं आ सकती थी। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर जो इनके सबसे ज़्यादा वोकल वक्ता थे और इनके हकों के लिए जो लड़ते थे, वो इतने काबिल और सक्षम थे कि ये उन्होंने अपना मुद्दा, अपनी बात पीछे हटे ही नहीं। और जब 1942 में वह वाइसरॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल पे जब आए जुलाई 1942 में, तो इमीडिएटली उन्होंने ग्राइवेंसेज ऑफ द शेड्यूल्ड कास्ट नाम की एक नोट गवर्नमेंट को सबमिट की, जो ब्रिटिश सरकार के पास गई और उसे एक्सेप्ट किया गया। वहाँ डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने मांग की थी कि
इन समाज में से अगर पढ़े लिख के उपलब्ध नहीं है तो अब उनको पढ़ाने की भी हमारी जिम्मेदारी बनती है। इसलिए इन समाजों को, डिप्रेस क्लासेस को, एससीज को रिजर्वेशंस की व्यवस्था तो होनी ही चाहिए, साथ में इनके लिए स्कॉलरशिप्स और स्टाइपेंड्स की भी व्यवस्था होनी चाहिए ताकि ये प्रॉपर शिक्षा पा लें और उसके बाद जो भी जॉब उसके लिए पात्रता रखती है, जो भी पात्रता उनके पास होती है जिस जॉब के लिए, उस जॉब के लिए वो आवेदन कर सके और उसमें अपनी नौकरी पाने की कोशिश कर सके। उसके लिए रिजर्वेशंस की व्यवस्था हो। तो पहली बार 1942 में ब्रिटिश सरकार ने शेड्यूल्ड कास्ट के लिए रिजर्वेशंस की और स्कॉलरशिप्स की और स्टाइपेंड्स की व्यवस्था स्वीकार की और तब 8.5%, 8.5% रिजर्वेशन इन सेंट्रल सर्विसेज की व्यवस्था हो गई। तो इस तरीके से ये जो रिजर्वेशन का प्रोसेस, जो पहले रिजर्वेशन बाय एक्सक्लूजन था हमारी सामाजिक व्यवस्था की वजह से, वो बाद में रिजर्वेशन बाय इंक्लूजन फॉर रिप्रेजेंटेशन में तब्दील हो गया। प्रतिनिधित्व के लिए आरक्षण की व्यवस्था बाय इंक्लूजन, लोगों को सहभागी बनाते हुए इसकी व्यवस्था की गई। और बाद में जब संविधान बनाने की नौबत आई और संविधान बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी, तो उसकी कई सारी कमिटियां बनी, उनको एडवाइजरी कमिटीज़ फॉर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जिसमें से एक थी एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स एंड माइनॉरिटीज़, जिसके चेयरमैन थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। और इस समिति ने बाद में रिकमेंडेशंस दिए कि संविधान में रिजर्वेशंस की व्यवस्था हो। सरदार वल्लभ भाई पटेल व्यक्तिगत तौर पे रिजर्वेशन के विरुद्ध थे। वह नहीं चाहते थे कि किसी तरह से कोई रिजर्वेशन दे के किसी एक समाज को आगे बढ़ाए, दूसरे समाज को नुकसान हो, ऐसा उन्हें लगता था समझो। उसके व्यक्तिगत तौर पे वो निश्चित रूप से उसके विरोध में थे और कई बार उनकी स्टेटमेंट्स भी रही है। लेकिन जैसा कि वे एक प्रखर राष्ट्रवादी थे और वो जानते थे कि एक बहुत बड़ा समुदाय अगर हमारी निर्णय प्रक्रिया से बाहर रहा या वह देश के मामलों में इनडिफरेंट हो गया, इररिलेवेंट हो गया, तो फिर जैसा ये देश हमेशा किसी न किसी लोगों ने आके आक्रमण करके कब्जा कर लिया, उसी तरह ये देश कमज़ोर रहेगा। और इस देश को मजबूत बनाना है तो सभी का विकास, आज की भाषा में सबका साथ सबका विकास होना ज़रूरी था। और इसलिए व्यक्तिगत तौर पे विरोधक होने के बावजूद सरदार वल्लभ भाई पटेल की उस समिति ने ये व्यवस्था स्वीकार की संविधान के लिए कि नथिंग शैल प्रिवेंट स्टेट फ्रॉम मेकिंग प्रोविजंस फॉर रिजर्वेशंस in favor of classes who in the opinion of the state are not adequately represented in the public services. Who in the opinion of the state are not adequately represented. जो समाज, जो जातियाँ, जो क्लासेज जिनका सफिशिएंट पर्याप्त प्रतिनिधित्व पब्लिक सर्विसेज में नहीं है, उनके लिए रिजर्वेशन की व्यवस्था की जाए। ये एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स की तरफ से ये रिकमेंडेशंस आए। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर तो 1928 से इस बात के लिए लड़ रहे थे। स्वाभाविक है कि जब ये मुद्दे संविधान सभा में आर्टिकल में फ्रेम होने थे
ये आर्टिकल नहीं था, एडवाइजरी कमेटी का ये रिकमेंडेशन नोट है। इसको लीगल लैंग्वेज में संविधान का कलम बनाना हो तो फिर डॉक्टर बाबा साहब ने ये व्यवस्थाएं आगे अपने अलग अलग कलमों में आई है। तो यह जो सजेशन था कि इस तरीके से रिजर्वेशन किए जाए, ये सजेशन संविधान के 2 कलमों में गया, फंडामेंटल राइट्स, और फंडामेंटल राइट्स से जस्टिसेबल होते हैं, मतलब कोर्ट में उनको हम उसको लागू करने के लिए कोर्ट में जा सकते हैं। तो आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16, ये 2 आर्टिकल्स में फंडामेंटल राइट्स, रिजर्वेशन फॉर रिप्रेजेंटेशन, प्रतिनिधित्व के लिए आरक्षण देने की व्यवस्था है। और ये आर्टिकल्स में व्यवस्था जो है वो ये ऐसी है कि जो समाज सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड होंगे, जो समाज सोशली और एजुकेशनली, सामाजिक और शैक्षणिक बैकवर्ड जो समाज होंगे, उनके लिए सरकार, राज्य, स्टेट मतलब सरकार उनको प्रतिनिधित्व देने के लिए आरक्षण की व्यवस्था कर सकती है। बाद में अमेंडमेंट्स करके आर्टिकल 16 में प्रोमोशंस का मुद्दा जोड़ा गया कि प्रोमोशन में भी आरक्षण दिया जा सकता है। अगर प्रतिनिधित्व उन ऊंची पोस्ट पे अगर नहीं मिलता है, सफिशिएंट नहीं है, तो फिर प्रोमोशंस में भी आरक्षण देकर उनको प्रतिनिधित्व मिलने की व्यवस्था सरकार कर सकती है। तो सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड, ये 2 वर्ड बहुत अहम है, क्योंकि इसको अभी बहुत तोड़ मरोड़ कर, घुमा फिरा कर S&E सोशली एंड एजुकेशनली को S&E सोशली एंड इकोनॉमिकली किया जा रहा है। वो कैसा गलत है, इस पे हम बाद में चर्चा करते हैं। जिस तरीके से एजुकेशन में आर्टिकल 15 डील्स विद एजुकेशन, रिजर्वेशंस इन एजुकेशन, आर्टिकल 16 डील्स विद रिजर्वेशन इन पब्लिक सर्विसेज। तो 2 तरह के रिजर्वेशंस संविधान में, एक है एजुकेशन और पब्लिक सर्विसेज, ये एक हो गया, और दूसरा है पॉलिटिकल, जो पुना पैक्ट के हिसाब से मिला था कि इन जातियों में से, इन समाज में से इलेक्शन के लिए इनके लिए कोई कॉन्स्टिट्यूएंसीज रिजर्व रखी जाए और इसी में से इनका चुनाव होगा। इन्हीं लोगों में से कोई एक व्यक्ति उस कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुन के आएगा। वो 10 साल के लिए था। आर्टिकल 330, 332 में ये रिजर्वेशंस की व्यवस्था है। वो 10 साल के लिए थी, जो हर साल बढ़ाते 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 अभी इस साल भी मोदी सरकार ने उसको और अगले 10 साल के लिए बढ़ा दिया। मतलब अभी जो 70 साल से चल रहा था वो अभी 80 साल का हो गया। हाल में एक सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट आई थी, जिसमें जज साहब कहते हैं कि आरक्षण का ये जो मुद्दा है, जो 10 साल के लिए था, वो बढ़ रहा और बढ़ते ही जा रहा है। जबकि केस बिफोर द कोर्ट वाज अबाउट रिजर्वेशन इन जॉब्स, जबकि उनकी कमेंट थी रिजर्वेशन इन पॉलिटिक्स। लेकिन मैसेज गया, आम आदमी तो यही समझता कि रिजर्वेशन जो 10 साल के लिए थे वो बढ़ाते बढ़ाते हर साल बढ़ा के उसको चलाए जा रहे हैं। असल बात यह है कि फंडामेंटल राइट्स में जो रिजर्वेशन की व्यवस्था है उसके लिए कोई समय सीमा नहीं है। उसकी समय सीमा एक ही है, और वह यह है कि पर्याप्त प्रतिनिधित्व हो जाए। जब भी पर्याप्त प्रतिनिधित्व होगा तो वो रिजर्वेशन शायद ख़त्म हो सकते, कम ज़्यादा हो सकते, लेकिन अगर पर्याप्त रिजर्वेशन नहीं है तो फिर उसको बढ़ाना या घटाना कोई उसकी व्यवस्था मतलब उसको कम करने की या बंद करने की व्यवस्था संविधान में
फंडामेंटल राइट्स में तो नहीं है। पॉलिटिकल रिजर्वेशंस इसलिए बढ़ाए जा रहे हैं क्योंकि उस व्यवस्था से जो भी पार्टी आती है उस पार्टी को, जो सत्ता में होती विशेषकर, उसको उन कॉन्स्टिट्यूएंसीज में से करीब 140 लोग यूं ही चुनकर मिल जाते हैं जो उनके लिए रबर स्टैम्प का काम करते हैं। तो वो तो बढ़ रहे हैं। और एजुकेशन और जॉब्स के रिजर्वेशन को लेकर काफ़ी हंगामा मचा हुआ है, उसकी भी बात करते हैं। ये रिजर्वेशन खाली कोई SC STs के लिए ही था ऐसा कुछ नहीं है, वो और भी माइनॉरिटीज़ के लिए था। धीरे धीरे वो आगे पीछे हुआ होगा ये। और पॉलिटिकल रिजर्वेशन में एंग्लो इंडियन कम्युनिटीज़ के लिए तो बाय नॉमिनेशन आज भी 2 मेंबर्स का रिजर्वेशन है, जहाँ तक मैं समझता हूँ। तो रिजर्वेशन की 2 व्यवस्थाएं हैं, एक जॉब्स और एजुकेशन में, दूसरी पॉलिटिकल रिजर्वेशन की हम बात इसलिए नहीं करेंगे। हालांकि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर, जिन्होंने इसके लिए बहुत लड़ाई की थी पॉलिटिकल रिजर्वेशंस के लिए भी, उन्होंने आखिर पहले ही चुनाव के बाद, पहले फर्स्ट जनरल इलेक्शन के बाद उन्होंने ये घोषणा कर दी थी कि ये जो पॉलिटिकल रिजर्वेशंस है इनको 10 साल के बाद इनकी सीमा ख़त्म होते से ही ख़त्म कर देना चाहिए। वो हुआ नहीं, लेकिन उसके बाद 56 में वो उनका महापरिनिर्वाण भी हुआ, वो एक अलग मुद्दा है। तो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्डनेस यह आधा रख के ये जो व्यवस्था हुई है उसका मकसद क्या है, क्या हो सकता है? प्रतिनिधित्व नहीं होना चाहिए करके रिजर्वेशन हम करते ही है। आज भी अगर सरकार बनानी है, किसी स्टेट में चुनाव हो गए और सरकार जब बन रही होती तो ये व्यवस्था होती है कि सबको मिलजुल कर हम सरकार बनाएं, सबको प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। ऐसा नहीं होता। कौन काबिल है, मेरिट की जब बात करते तो ये नहीं देखते कि कौन काबिल है या कौन काबिल नहीं है। वो ये देखते हैं कि अगर महाराष्ट्र में सरकार बनानी है तो विदर्भ के लोगों को, फिर विद इन विदर्भ हर जिले को थोड़ा कुछ ना कुछ प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। विदर्भ को मिलना चाहिए, कोंकण को मिलना चाहिए, मराठवाड़ा को मिलना चाहिए, खानदेश को मिलना चाहिए, इंडस्ट्रियलिस्ट को मिलना चाहिए, इस पर्टिकुलर सेक्शन की जाति को मिलना चाहिए। ये सारी व्यवस्था होती है। जब हम शासन बनाने में अगर ये सोचते हैं कि प्रतिनिधित्व होना चाहिए तो उसका कोई तो मतलब होगा, उसका कोई तो मतलब होना चाहिए। उसका मतलब ही ये है कि सभी को इस राज्य की या इस देश की निर्णय प्रक्रिया में सहभागी होने का अवसर मिलना चाहिए। किसी को इसलिए मिनिस्टर नहीं बनाते कि चलो भंडारा जिले का एक मिनिस्टर चाहिए क्योंकि भंडारा जिले में बहुत मेरिट है या खानदेश में बहुत मेरिट है या कोंकण में बहुत, इसलिए नहीं होता है। इसलिए होता है कि हर एरिया को वहाँ पे मौका मिलना चाहिए उनको प्रतिनिधित्व करने का। तो प्रतिनिधित्व करने का जब मौका देना था तो फिर सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड इन्हीं लोगों को क्यों, ये 2 पैरामीटर्स क्यों, इकोनॉमिक क्यों नहीं? वो इसलिए कि सोशल बैकवर्डनेस क्या होती है। आप सोशली बैकवर्ड है मतलब क्या है कि आपके पीछे सोशल स्टेटस कुछ नहीं है, आपके पीछे आपकी सोशल हिस्ट्री कुछ नहीं है। आप में से शायद ही कोई बता सकता कि मेरे दादा ये थे, मेरे दादा वहाँ कलेक्टर थे, वहाँ मेरे पिताजी या मेरे काका जज थे या वकील थे या बड़े कोई बिजनेसमैन थे। ऐसा कुछ भी आपके पीछे नहीं होता, कोई सोशल हिस्ट्री नहीं होता। उल्टा एक तरीके से एक स्टिग्मा आपके साथ चिपका होता है, एक स्टिग्मा जिसका आप अपने डिग्निटी के साथ उल्लेख नहीं कर सकते।
एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं कि अगर आप कहीं सफ़र कर रहे हैं, बहुत आपने भी सुना होगा, मैंने तो कई बार सुना, बिना रेफरेंस के भी लोग बता देते हैं, अरे भैया हम तो पंडित हैं, ट्रेन के डिब्बे में 25 लोग बैठे हैं समझिए, और ये कहते भैया हम तो पंडित है, बड़े गर्व के साथ वो कह सकते हैं। वो कह सकते क्योंकि उनको वो सोशल स्टेटस है, बाकी लोग वो कह नहीं सकते। वो सोशल बैकवर्डनेस और उस सोशल फॉरवर्डनेस है। ये पंडित जी भले ही फकीर होंगे, लेकिन उनके पीछे वो एक सोशल स्टेटस है, उनको एक सम्मान है जो आपको नहीं है। उनका प्रोफेशन अच्छा है, अच्छा है कि बुरा है जो भी होगा, लेकिन आपका नहीं है, क्योंकि आपके प्रोफेशन जो सोशली बैकवर्ड है, उनके सारे प्रोफेशंस लो लेवल के होते हैं, अनस्किल्ड होते हैं, मैनुअल होते हैं, दिमाग के नहीं होते, क्योंकि आप पढ़े लिखे नहीं होते। तो ये सोशल बैकवर्डनेस है। ये सोशल बैकवर्डनेस कुछ विशिष्ट जातियों की नसीब हो गई है। और एजुकेशनल बैकवर्डनेस इसलिए कि आपके यहाँ कोई पढ़ा लिखा होता नहीं, इसलिए आपकी पढ़ाई लिखाई में अड़चने आती। कई लोग ऐसे हैं, मैं खुद भी कह सकता हूँ, अपना खुद का अनुभव से भी बता सकता हूँ कि परिवार में जब पढ़ाई लिखाई किए हुए लोग अगर नहीं है, तो आप डिसीजंस लेने में उतने सक्षम नहीं होते। मैं खुद अपने एरिया से 10th में टॉपर था। मुझे कोई भी साइंस कॉलेज में एडमिशन मिल सकती थी, कोई भी इंजीनियरिंग कॉलेज में मिल सकती थी, मेडिकल में मिल सकती थी 69 में। लेकिन कुछ मालूम ही नहीं था। भाई साहब को लगा कि एग्रीकल्चर इज़ बहुत बढ़िया पोटेंशियल है, कोई उनके फ्रेंड एग्रीकल्चर में कोई जॉब पे लग गए थे, तो उनको लगा एग्रीकल्चर अच्छा है, तो उन्होंने एग्रीकल्चर में कर दिया एडमिशन। तो एजुकेशनल बैकवर्डनेस का ये जो है, ये जो नुकसान है, ये एजुकेशनल बैकवर्डनेस से ही हुआ। पढ़ लिया आपने, आपने तो पढ़ लिया, लेकिन आपके पीछे कुछ नेटवर्क नहीं है, तो आपको कोई फ़ायदा भी नहीं हो सकता, आप भले ही पढ़ लो। तो नो हिस्ट्री इन एजुकेशन इन द फैमिली, कोई कल्चर, उसका वातावरण नहीं है घर में, ये एजुकेशनल बैकवर्डनेस है। रिसर्च कहता है कि जिनके पेरेंट्स ग्रेजुएट्स नहीं है, जिन बच्चों के पेरेंट्स ग्रेजुएट नहीं हैं, वो ऐसे बच्चों में से केवल 25 या 26% बच्चे ही ग्रेजुएट हो सकते हैं। जिन स्टूडेंट्स के पेरेंट्स ग्रेजुएट नहीं है, उनमें से, ऐसे स्टूडेंट्स में से केवल 25% ही आगे ग्रेजुएट होते हैं। तो ये सोचिए, एजुकेशनल बैकवर्डनेस का नुकसान, 75% ऐसे स्टूडेंट्स ग्रेजुएट भी नहीं हो पाएंगे अगर उनके फैमिली में ग्रेजुएट या स्कूल एजुकेशन नहीं है या कोई एजुकेशन नहीं है। तो इसलिए कि एजुकेशनल बैकवर्डनेस जिनमें है, सोशल बैकवर्डनेस जिनमें, उनके प्रोफेशंस लो है, उनके काम कम है, इसलिए गरीबी है। वो नाकाम है, उनमें कोई अकल नहीं, वो कुछ सीख नहीं सकते, इसलिए गरीब नहीं है। वो इसलिए गरीब है क्योंकि उनका सोशल स्टेटस और सोशल प्रोग्रेस जो है, समाज में जो प्रतिष्ठा होनी चाहिए थी, जिसके लिए कोई उत्सुकता बनती है, कोई उत्साह बनता है, वो नहीं है, और एजुकेशन नहीं है। इसलिए ये दो पैरामीटर्स पर बैकवर्डनेस की डेफिनेशन हुई है। अब अगर कहे कि इकोनॉमिकल पैरामीटर लगा दिया जाए, तो आदमी गरीब उसकी तमाम सुविधाओं के बावजूद भी गरीब हो सकता है। इनएफिशिएंसी, इनकॉम्पिटेंस, ये गरीब रहने के लिए मेन कारण है।
इसलिए कोई ये कहे कि अभी ये गरीब है तो इसको आरक्षण देके इनको जॉब दे दो, तो इट विल बी रिवार्डिंग द इनकॉम्पिटेंस। एंड जो अगर मान लीजिए कि ऊंची जातियों में से कोई लोग गरीब रह लेते हैं, उनके पास तो सारी प्रतिष्ठा, सारी सुविधाएं, सारा नेटवर्क है, और तब भी अगर कोई गरीब रहता है तो निश्चित रूप से उसमें से सारे नहीं तो निश्चित रूप से ज़्यादा लोग इसलिए रहते हैं क्योंकि वो निकम्मे होंगे। इसलिए संविधान में जो व्यवस्था की, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस की व्यवस्था नहीं रखी गई। इकोनॉमिक बैकवर्डनेस कोई बैकवर्डनेस नहीं होती। बुद्ध के समय में एक कथा है, बड़ी बड़ी इंटरेस्टिंग कथा है कि बुद्ध जब अपना भिक्षा पात्र वगैरह कहीं प्रवचन करके जब लौट रहे थे अपने विहार में जहाँ पे वो रुके थे, तो एक परिवार, मतलब हस्बैंड वाइफ, ज़्यादा बूढ़े भी नहीं, मिडिल एज, उनके विहार के बाहर भिक्खू लोगों ने खाने के बाद जो कुछ भी उनका जूठन जो होती है वो बाहर डाल देते, तब की व्यवस्था, जो पत्तलें होती वो उसमें बटोर बटोर कर वो खाना खा रहे थे। तो बुद्ध अंदर जाते हुए उन्होंने देख लिया था, उनके साथ आनंद चल रहे थे, आनंद ने भी देख लिया था। तो आनंद ने पूछा कि तथागत भगवान, ये इतने गरीब क्यों हो गए? ये तो बड़े सेठ हुआ करते थे, इनके पिताजी और ये जो लड़की है, औरत है, इसके भी पिताजी ये बड़े धनवान हुआ करते थे, और आज उनके ऊपर ऐसी क्यों परिस्थिति आ गई कि आज वो ऐसे इस तरीके से भीख मांगकर या कहाँ से भी बचा कुचा ढूंढ ढूंढ कर खा रहे हैं। बहुत रईस थे उसके, दोनों के जो हस्बैंड वाइफ वहाँ पे थे, उनके दोनों के पेरेंट्स बहुत रईस थे, बहुत पैसा था। तब बुद्ध ने एक कहा था कि जब ये जवान और बलवान थे और जब कुछ कर सकते थे, इन्होंने कुछ कमाया नहीं, कुछ धन नहीं कमाया, कुछ ज्ञान नहीं कमाया, इसलिए आज ऐसे पछता रहे जैसे कि कोई तालाब होता है, उसमें सूखा हुआ है, कोई मछलियाँ नहीं है, और बूढ़ा बगुला वहाँ पे अपना बैठा पश्चाताप कर रहा है, ढूंढ रहा, सोच रहा कहाँ मछली मिलती है क्या। अस्ता तरुण बलवान नाही कमाविले धन, तो असाची करतो पश्चाताप जसा म्हातारा बगडा बिन माशांच्या तलावात। तो बुद्ध ने इस बात पर बहुत जोर दिया था कि जब आप सक्षम हैं, जवान है, आपके शक्ति है आपके इसमें शरीर में, और आप कर सकते मेहनत, तो आपने तब मेहनत करके धन कमा लेना चाहिए ताकि बुढ़ापे में आपको पश्चाताप नहीं करना पड़े। और धन से उनका मतलब दो था, एक था धन संपत्ति, ताकि आप बाकी लोगों की मदद करने के लिए सक्षम बने रहो, या फिर ज्ञान की संपत्ति, ताकि आप लोगों के दुख दूर करने के लिए उनको मार्गदर्शन कर सको। अगर आज उस हस्बैंड वाइफ की तुलना अगर आज के गरीब लोगों से करें तो बात वही हो जाती कि गरीबी ये एक रिजल्ट है, ये अपने आप में कोई परिस्थिति नहीं है। सामाजिक बैकवर्डनेस, एजुकेशनल बैकवर्डनेस, ये हमारी सामाजिक व्यवस्था से उपजी हुई परिस्थिति है, और उसके चलते गरीबी निर्माण हो गई उन क्लासेज में। उनके अलावा बाकी क्लासेज में अगर गरीबी निर्माण हुई है
तो उसकी एक ही वजह हो सकती है कि उन्होंने जो उनको सभी सुविधाएं उपलब्ध थी उसका उपयोग नहीं किया, कहीं ना कहीं वह कम पड़ गए, इसलिए वो उसका फ़ायदा नहीं उठा सके। खैर, तो ये रिजर्वेशन की ज़रूरत इसलिए पड़ती है ताकि ये समाज को भी ऊपर उठा जा सके और इनमें से सक्षम लोग जो भी पढ़ लिख लेते वो आगे आके पब्लिक सर्विसेज में जो डिसीजन मेकिंग है उसमें अपना सहभाग दे सके। अब ये ज़रूरी क्यों है? ये डिसीजन मेकिंग में सभी का, इसको कहते हैं डाइवर्सिटी, कि सभी समाज का प्रतिनिधित्व हो, सभी तरह के लोग